हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है चटनी। गांव के उस बड़े घर का आंगन हमेशा शोरगुल से भरा रहता था। सुबह सुबह मुर्गे की बाग और फिर रसोई से आती चूल्हे की खुशबू पूरे घर का माहौल बना देती। सावित्री देवी हमेशा कहती, बड़े घर में सुख भी बड़े, दुख भी बड़े, और सबसे बड़ा बोझ है रिश्तों का संतुलन। घर में बहुएं थीं, बड़ी बहू सुषमा और छोटी बहू आरती। आरती अभी अभी शादी करके इस घर में आई थी, नाजुक सी, पढ़ी लिखी और आजकल गर्भवती भी थी। उसका मायका बहुत साधारण था। पिता सरकारी स्कूल में अध्यापक थे और माँ गृहिणी। साधारण साधनों में पली बड़ी आरती अपने मायके से बहुत लगाव रखती थी। इस घर में एक और किरदार थी, ननद प्रीति, जो शादीशुदा तो थी पर अक्सर मायके आकर ही दिन गुजारती। प्रीति का स्वभाव थोड़ा तीखा था। वह अक्सर आरती पर ताने कसती। दोपहर का समय था, सब लोग मिलकर दाल चावल खा रहे थे। मेज पर तरह तरह के व्यंजन रखे थे। तभी प्रीति ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाभी, आप तो प्रेग्नेंट हैं ना, आपको तो ज़्यादा खा लेना चाहिए, लेकिन रहने दीजिए, आप तो चटनी के साथ भी खाना खा लेंगी। मायके में कहाँ आपको इतना सब कुछ मिलता होगा। उसके शब्द ताने जैसे चुभ गए। आरती के हाथ थम गए, उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। सुषमा ने बात संभालने की कोशिश की, प्रीति, ऐसे नहीं कहते। बहू के पेट में हमारा वंश पल रहा है, उसका मन रखने की जगह तुम ताने मार रही हो। लेकिन प्रीति ठहाका मारकर बोली, अरे माँ, मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो बात का बतंगड़ बना देती हैं। माहौल हल्का करने की कोशिश हुई, पर आरती के दिल पर चोट गहरी लगी। ननद प्रीति के ताने सुनकर आरती चुप रही। उसके होंठ सिले थे, पर मन भीतर से टूट रहा था। वह चाहती तो जवाब दे सकती थी, लेकिन संस्कारों की डोर ने उसे बांध रखा था। उस रात जब सब लोग सो गए, आरती अपनी कोठरी में लेटी थी। तकिए पर सिर रखते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह सोचने लगी, क्या सच में मेरा मायका गरीब है? क्या मैं इस घर के योग्य नहीं? माँ ने तो हमेशा सिखाया कि बहू बनकर अपने घर को स्वर्ग बनाना, लेकिन यहाँ तो हर रोज ताने ही ताने हैं। पेट पर हाथ फेरते हुए उसने अपने अजन्मे बच्चे से मन ही मन कहा, बेटा तू जल्दी आ जा, तेरी माँ को इस अकेलेपन से उबारना। सुबह सुबह सासू माँ ने आवाज़ लगाई, आरती बेटा, जरा जल्दी तैयार हो जाओ, आज खेत पर काम देखने जाना है। आरती धीरे धीरे तैयार होकर बाहर आई। तभी प्रीति फिर चुभते शब्दों में बोली, अरे वाह, भाभी तो खूब सज धज रही हैं, लगता है जैसे किसी बड़े खानदान की रानी हो। मायके में तो इतनी चूड़ियां भी नसीब नहीं हुई होंगी। सुषमा देवी ने फिर डांट लगाई, बस कर प्रीति, बहू से मजाक करना अच्छा लगता है, पर रोज ताने सुनाना नहीं। लेकिन प्रीति की हंसी थमती कहाँ। अरे माँ, मैं तो मजाक में कह रही थी, आप ही तो कहती हैं हंसते हंसते घर का माहौल हल्का रहना चाहिए। आरती का मन और भी भारी हो गया। वह सोचने लगी, क्या सच में यही मजाक है या यह हमेशा का सच बनने वाला है। उस दिन दोपहर में आरती आंगन में बैठी थी। अचानक उसे अपने मायके की याद आ गई। वहाँ साधारण रसोई थी, मिट्टी का चूल्हा, लेकिन माँ अपने हाथों से जो भी बना देती उसमें स्नेह की मिठास होती। उसे याद आया कैसे माँ कहती थी, बेटा, बहू बनकर तू जहाँ भी जाएगी वहाँ तुझे अपने धैर्य से सबका दिल जीतना होगा, चाहे ताने मिले या सम्मान, तू चुप रहकर रिश्तों को संभालना। आरती की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे माँ सामने खड़ी कह रही हूँ, बेटी सह लो, समय के साथ सब बदल जाएगा। उसी शाम को घर में एक मेहमान आया। या थे आरती के मायके के पिता शंकर लाल जी। वे अपनी बेटी का हाल चाल पूछने आए थे। जैसे ही उन्होंने आंगन में कदम रखा, प्रीति ने तीखे शब्द कहे, अरे जीजा जी, आप तो कभी आते ही नहीं, लगता है आपके पास इतना समय भी नहीं कि बेटी का हाल पूछ सकें, या फिर यहाँ आकर आपको असुविधा होती है। शंकर लाल जी मुस्कुराकर बोले, बेटी की खुशी में मेरी खुशी है, मैं तो बस यह देखने आया था कि आरती ठीक है या नहीं। आरती भागकर पिता के पास आ खड़ी हुई। उसकी आंखें आंसू से भर गईं, पर उसने पिता से कुछ नहीं कहा। शाम का समय था, आंगन में मिट्टी की खुशबू फैल रही थी। शंकर लाल जी लकड़ी की चारपाई पर बैठे थे। उनकी आंखें बार बार आरती की तरफ जा रही थी। बेटी को देखकर उन्हें खुशी भी हो रही थी और चिंता भी। आरती मुस्कुरा रही थी, पर पिता की आंखें सब पढ़ रही थी। बेटी की आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे की थकान और होंठों पर दबा हुआ दर्द सब उनकी नजरों से छुपा न रह सका। प्रीति बार बार ताने कसते हुए पास से गुजर रही थी। कभी कहती, भाभी तो अब बड़े घर की बहू बन गई हैं, मायके वालों से क्या उम्मीद करनी। तो कभी कहती, जीजा जी, आपके घर में तो इतनी सुविधा कहाँ होगी, हमारी भाभी को तो यहाँ ही अच्छा रहना चाहिए। शंकर लाल जी का दिल कांप उठा। उन्हें अपनी हैसियत का एहसास था, पर उन्हें यह भी समझ था कि बेटी को ताने सुनने पड़ रहे हैं। जब पिता चले गए तो आरती उनके पीछे आंगन तक गई। धीरे से बोली, बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। शंकर लाल जी ने बेटी के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी,
सुख दुख हर घर में आते हैं, पर तू धैर्य से काम लेना। तेरे पेट में जो बच्चा है वही तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। आरती ने आंसू पोंछ लिए और सिर हिला दिया। प्रीति के तानों का असर धीरे धीरे घर पर दिखने लगा। बड़ी बहू सुषमा भी परेशान रहने लगी। वह अक्सर सोचती, प्रीति क्यों बार बार आरती को नीचा दिखाती है, बहन होकर भी तानों से रिश्ते क्यों बिगाड़ रही है। कभी कभी वह समझाने की कोशिश करती, प्रीति तेरी भाभी प्रेग्नेंट है, उसे खुश रखने की ज़रूरत है, तू ऐसे ताने मत मारा कर। लेकिन प्रीति अकड़ कर कहती थी, अरे भाभी मैं तो बस सच कहती हूँ, क्या हुआ अगर मैं बोल देती हूँ कि इनके मायके में सुख सुविधा नहीं है। यह तो सच है, और सच बोलना बुरा है क्या। गर्भावस्था के दिन धीरे धीरे बढ़ रहे थे। शरीर भारी हो रहा था और मन भी। एक तरफ ननद के ताने, दूसरी तरफ अपने गर्भ की थकान आरती को भीतर ही भीतर तोड़ रही थी। रात को जब सब सो जाते, वह अक्सर आंगन के कोने में जाकर चुपचाप आसमान देखती, तारों को निहारते हुए सोचती, काश मेरी जिंदगी भी इन तारों जैसी चमकदार होती। यहाँ तो हर दिन बस तानों का अंधेरा है। एक दिन जब घर में रिश्तेदार आए हुए थे, प्रीति ने सबके सामने फिर वही ताना मारा, अरे हमारी भाभी तो चटनी से भी खाना खा लेती हैं, मायके में कहाँ इतना सब कुछ मिलता होगा। रिश्तेदारों के सामने आरती का चेहरा बुझ गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी इज्जत को चीर कर रख दिया हो। सुषमा देवी का धैर्य टूट गया। उन्होंने सबके सामने डांट दिया, प्रीति बस बहुत हो गया। बहन होकर तू बहू को नीचा दिखाती है, अगर फिर ताना मारा तो याद रख, इस घर में तेरी कोई इज्जत नहीं बचेगी। प्रीति चुप हो गई, पर उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ थी। दिन बीतते बीतते आरती की गर्भावस्था 7वें महीने में पहुंच गई। अब उसका शरीर थकने लगा था, चलना फिरना मुश्किल हो रहा था, लेकिन घर का काम फिर भी करना पड़ता। एक दिन सुबह सुबह जब वह रसोई में आटा गूंथ रही थी, तभी चक्कर आ गया। वह सहारे से बैठ गई। बड़ी बहू सुषमा तुरंत दौड़ी आई, आरती तू बैठ जा, मैं संभाल लेती हूँ। लेकिन उसी समय प्रीति आंगन में आ गई। उसने ताना मारते हुए कहा, वाह भाभी, अभी तो बच्चा आया भी नहीं और आप इतने नखरे करने लगीं, ये काम काज भी नहीं कर पाएंगी। सच कहूँ तो मायके से ही ऐसी आदतें लाई होंगी। आरती के होंठ कांप गए। वह कुछ कहना चाहती थी, पर आवाज़ गले में अटक गई। सावित्री देवी इस बार बर्दाश्त ना कर सकी। उन्होंने ऊंची आवाज़ में कहा, प्रीति तुझे कोई हक नहीं कि बहू पर ऐसे ताने कसे। यह गर्भवती है, तू खुद माँ बन चुकी है, फिर भी औरत के दर्द को नहीं समझती, शर्म आनी चाहिए। प्रीति तिल मिलाकर बोली, माँ आप हमेशा आरती का पक्ष लेती हैं, मैं तो बस सच कह रही हूँ। अगर ये मायके से कुछ लेकर आती तो यहाँ इतनी मुश्किलें ना होती। सास के चेहरे पर गुस्से की लकीरें और गहरी हो गईं। चुप रह प्रीति, मायके से बहु सामान नहीं संस्कार लेकर आती है, और आरती ने इस घर को अपनाया है, यह हमारे लिए काफ़ी है। उस रात आरती अकेले आंगन में बैठी थी। पेट पर हाथ फेरते हुए उसने सोचा, क्या मेरे बच्चे को भी ये ताने सुनने पड़ेंगे। क्या मेरे लाल को भी उसकी नाना नानी के घर की गरीबी का ताना मिलेगा। उसकी आंखें आंसुओं से भीग गईं, लेकिन उसी समय भीतर से एक नई ताकत जागी। उसने मन ही मन ठान लिया, मैं अपने बच्चे को कभी तानों का शिकार नहीं बनने दूंगी। मैं उसे ऐसा जीवन दूंगी कि कोई उसे मायके की गरीबी का एहसास ना दिला सके। कुछ दिन बाद गांव में एक सामाजिक कार्यक्रम था। घर के सब लोग वहां गए। वहां रिश्तेदार और गांव के लोग जमा थे। इसी बीच किसी ने आरती की तारीफ की, बहू तो बहुत सीधी और संस्कारी है, यह घर की इज्जत है। तभी प्रीति हंसते हुए बोली, हाँ हाँ संस्कारी तो है ही, पर इसके मायके में कहाँ इज्जत है, वहीं तो दाल चावल और चटनी में गुजारा चलता है। सब लोग एक पल के लिए चुप हो गए। माहौल भारी हो गया। आरती का चेहरा लाल पड़ गया, उसकी आंखों में आंसू थे। सावित्री देवी उठ खड़ी हुई। उन्होंने सबके सामने कहा, आज के बाद अगर मेरी बेटी प्रीति ने बहू को उसके मायके के नाम पर ताना मारा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। बहू इस घर की लक्ष्मी है, उसका मायके चाहे जैसा भी हो, लेकिन इस घर में उसकी इज्जत सबसे ऊपर है। सभी लोग दंग रह गए। प्रीति का चेहरा उतर गया। वह चुपचाप बैठ गई। दिन बीतते बीतते आरती की गर्भावस्था 9वें महीने में पहुंच गई। अब हर कोई सावधान था कि किसी भी समय बच्चा हो सकता है। सावित्री देवी आरती का खास ध्यान रखती, लेकिन प्रीति का रवैया पहले जैसा ही था। कभी कह देती, भाभी आप तो अब कुछ काम ही नहीं करती, बस रानी बनकर बैठी रहती हैं, तो कभी बोल पड़ती, मायके में होती तो इतनी देखभाल कौन करता। आरती चुप रहती। वह समझ चुकी थी कि प्रीति की जुबान कभी नहीं बदलेगी। एक रात अचानक आरती को तेज प्रसव पीड़ा हुई। घर में अफरा तफरी मच गई। सावित्री देवी ने तुरंत गांव की दाई को बुलाया। सावित्री और बड़ी बहू सुषमा, हाँ दोनों के नाम एक जैसे थे, पर सब बड़ी छोटी बहू कहकर पुकारते थे। मिलकर व्यवस्था में लग गईं। प्रीति भी आंगन में खड़ी थी, पर उसका चेहरा हड़बड़ाया हुआ था। वह धीरे से बोली, माँ कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, हमारे खानदान की इज्जत दांव पर है। सास ने तीखे सुर में कहा, इज्जत तानों से नहीं, बहू की सलामती से बचती है। अब अगर मदद करनी है तो चुपचाप दाई के लिए पानी गर्म कर
रात भर आरती दर्द से कराहती रही। सबकी सांसें अटकी हुई थीं। गांव की दाई ने कहा, बच्चा थोड़ा मुश्किल में है, पैर धैर्य रखो, सब ठीक होगा। आखिरकार सुबह होते होते घर में नन्ही सी किलकारी गूंज उठी। आरती ने एक बेटे को जन्म दिया। पूरा घर खुशी से झूम उठा। सावित्री देवी की आंखों से आंसू बह निकले। बहू, तूने मेरे घर को रोशन कर दिया। बड़ी बहू सुषमा भी मुस्कुराई और बोली, देखो बच्चा कितना प्यारा है। प्रीति बच्चे को देख रही थी। उसके होंठ तो मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे, पर आंखों में अजीब सा भाव था। शायद उसे अपने तानों की याद आ रही थी। शायद उसके दिल में अपराध बोध था कि जिस बहू को वह रोज चुपके शब्द सुनाती रही, वही बहू आज इस घर की शान बन गई। बच्चे को गोद में लेते हुए सावित्री देवी ने सबके सामने कहा, आज से इस बच्चे के सामने कभी किसी ने आरती के मायके को लेकर ताना मारा तो यह मत समझना कि मैं चुप बैठूंगी। बहू इस घर की इज्जत है और उसका मायका भी हमारा अपना है। सभी लोग सिर झुकाए खड़े रहे। आरती की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। रात को जब सब सो गए, आरती अपनी बेटी को गोद में लिए बैठी थी। उसने धीमे सुर में कहा, बेटा तू मेरी ताकत है, तेरे लिए मैं हर ताना सहूंगी, लेकिन तुझे कभी किसी ताने का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं तुझे ऐसा इंसान बनाऊंगी कि लोग तेरे संस्कारों की मिसाल देंगे। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। बच्चे के जन्म के बाद घर का माहौल बदलने लगा। आंगन में अब हर सुबह उस नन्हे की किलकारी गूंजती। आरती की थकान, उसकी तकलीफें सब जैसे मिटने लगी। सावित्री देवी हर किसी से कहती, इस घर में अब लक्ष्मी आ गई है। बहू ने हमें सबसे बड़ा सुख दिया है। प्रीति जब भी बच्चे को देखती, उसका दिल अजीब सी गिलान से भर जाता। वह सोचती, मैंने कितनी बार इस भाभी को मायके की गरीबी का ताना मारा, लेकिन यह औरत चुप रही और आज इसने मेरे भाई के घर को जीवन दान दिया। एक दिन वह बच्चे को गोद में लेकर आंसू बहाने लगी। आरती ने हैरानी से पूछा, ननद जी आप रो क्यों रही हैं? प्रीति बोली, भाभी मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने आपको हमेशा ताने मारे, आपके मायके की गरीबी का मजाक उड़ाया, लेकिन आप कभी गुस्सा नहीं हुई। आज मुझे लग रहा है कि आप मुझसे बड़ी हैं, मैं छोटी साबित हो गई। आरती ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ननद जी रिश्ते तानों से नहीं टूटते, अगर धैर्य से निभाए जाएं तो और मजबूत हो जाते हैं। आपने जो कहा मैंने उसे अपने मन पर नहीं लिया, क्योंकि मुझे माँ ने सिखाया था रिश्ते बनाए रखने के लिए चुप रहना भी जरूरी है। प्रीति फूट फूट कर रो पड़ी। उसने आरती के पाँव छू लिए। भाभी मुझे माफ़ कर दो। आरती ने तुरंत उसे गले लगा लिया। माफ़ी कैसी, अब सब भूल जाइए। दिन बीतते गए। बच्चे के साथ साथ घर में भी खुशियां लौट आईं। प्रीति अब बदल चुकी थी। वह आरती का हर काम संभालने लगी। जब कोई रिश्तेदार आरती के मायके की बात छेड़ता तो सबसे पहले प्रीति ही बोल पड़ती। हमारी भाभी का मायका चाहे जैसा भी हो, पर वहाँ से आई संस्कारों की दौलत सबसे बड़ी है। लोग हैरान रह जाते। सावित्री देवी गर्व से मुस्कुराती। देखा समय कैसे इंसान को बदल देता है। कुछ महीनों बाद जब आरती का बेटा नामकरण संस्कार के लिए सबके सामने आया तो पूरे गांव के लोग जमा हुए। आरती ने बेटी को गोद में लिया और बोली, इसका नाम आरव होगा। इसका मतलब है शांत और गहरी सोच वाला। मैं चाहती हूँ मेरा बेटा भी जीवन में तानों से ऊपर उठकर रिश्तों को बचाने वाला बने। सभी लोग ताली बजाकर बोले, बहुत सुंदर नाम है। प्रीति आगे बढ़ी और छोटे आरव के माथे पर चुम्बन देकर बोली, आज से यह बच्चा सिर्फ भाभी का नहीं मेरा भी है। मैं इसे तानों की दुनिया से बचाऊंगी। सीख, समय ने घर के रिश्ते को बदल दिया। ननद जिसने कभी भाभी को तानों से रुलाया था, वहीं आज उसकी ढाल बन गई। और आरती ने साबित कर दिया कि धैर्य, सहनशीलता और प्रेम से सबसे कड़वे रिश्ते भी मधुर हो सकते हैं। सुषमा देवी अक्सर कहती, घर वहीं खुशहाल होता है जहां औरतें मिलकर चलें। ताने कभी रिश्ते नहीं जोड़ते, सिर्फ धैर्य और प्यार जोड़ता है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।